दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पूर्व विधायक अनूप भैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 25 जुलाई से 18 अगस्त तक सुल्तानपुर में पूर्ण लॉकडाउन रहा, जिसका बुरा असर व्यापार पर भी पड़ा है। इसके बाद भी हर दिन लगभग 50 कोरोना के मामले सामने आते रहे हैं। सुल्तानपुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर स्थिति से तो हर कोई वाकिफ है दोस्तों। ऐसी स्थिति में सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस और डॉक्टरों के बजाय पुलिस प्रशासन का डंडा ही नजर आता रहा। तो इस पर जानते हैं आज विधायक जी से कि इस पर आपकी क्या राय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये संपूर्ण कोरोना आपदा जो इस देश में या दुनिया में आई है, तो हम अपने देश की ही बात करेंगे। ये इसने पूरी तरीके से हमारे देश के सत्ताधीशों की, सत्ता में बैठे हुए लोगों की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और समझदारी को जनता के सामने बेनकाब करने का काम किया है। पूरी देश में कोरोना की शुरुआत से लेकर के अब तक ना कहीं संवेदनशीलता दिखाई दी जनता की समस्याओं के प्रति, ना कहीं सरकार के निर्णयों में कोई दूरदर्शिता दिखाई दी और ना ही कोई समझदारी दिखाई दी। बल्कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक राष्ट्र के नाम उद्बोधन में कहा था, आपदा में अवसर तलाश करने की बात, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल ने और सरकार ने इस कोरोना आपदा में भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अवसर तलाश करने का काम किया है। अब सवाल सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर में जो लॉकडाउन हुआ है, मेरी दृष्टि में प्रशासनिक अदूरदर्शिता का और लोगों का ध्यान कोरोना से जुड़ी हुई मूल समस्याओं से हट जाए, प्रशासनिक असफलता और शासन की असफलता के खिलाफ जनता की आवाज मुखर न हो सके, इसलिए लॉकडाउन लगा करके जनता को घरों में कैद करने का प्रयास किया गया। कोरोना को लेकर के जिस तरह आतंक जनमानस में व्याप्त किया गया है और लॉकडाउन में लोगों को घरों से निकलने से रोका गया है। अब सवाल इस बात का आता है कि इस बात का भी एक अध्ययन होना चाहिए कि इस कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों का जीवन गया और कोरोना को रोकने के नाम पर जो मनमाने ढंग से लॉकडाउन लगाए गए, उन लॉकडाउन से कितने अरब रुपए का आर्थिक नुकसान इस सुल्तानपुर के व्यापारियों का या इस देश की उत्पादकता में हुआ है। मेरा ये मानना, सा आपको रोकना चाहूंगा बीच में, माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप भी व्यक्तिगत थोड़ी सी बात करते हैं, जिस तरीके से आप भी व्यापार से जुड़े हुए हैं और समूचे शहर में व्यापार की स्थिति दिन प्रतिदिन इस स्तर पर आ गई है कि अगर हम सुल्तानपुर की अर्थव्यवस्था को देखें वो कहीं ना कहीं कटोरा लेके भीख मांगती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि ये जो बेरोजगारी का स्तर को और भी ज्यादा कोरोना ने बढ़ा दिया है, इसमें प्रशासन की कितनी भूमिका है और क्या उनकी जवाबदेही होनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो एकदम आईने के तरीके साफ है बात कि तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि कोरोना आपदा के जब से चर्चा शुरू हुई और इसमें सरकार ने काम शुरू किया है, लगातार बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। जहां तक व्यापार का सवाल है, मैं खुद भी एक व्यापारी भी हूँ और मेरे जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मैं जानता हूं कि वो सारे के सारे अगर खुल भी रहे हैं तो सबके सब घाटे में चल रहे हैं। स्थिति ये है कि जो हमारा स्थायी कर्मचारी है उसको उसका नियमित वेतन देना अपने आप में एक मुश्किल पैदा कर दिया है, क्योंकि सड़कों पे आवाजाही है नहीं, तो जाहिर बात है कि पेट्रोल कम बिकेगा, डीजल कम बिकेगा। इसी तरीके से हर दुकानदार के सामने समस्या आई है। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है क्योंकि पैसा उनके हाथ में नहीं है और स्थिति तो यहाँ तक है, खास करके जो लोग निजी क्षेत्र में नौकरियां करते थे, मैं बहुत से ऐसे परिवार जानता हूँ कि जहाँ पति किसी निजी संस्थान में 10,000 12,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, पत्नी किसी निजी स्कूल में 2,000 4,000 5,000 रुपए में शिक्षिका की नौकरी करती थी। आज उनके घरों में खाना बनाने के लिए राशन नहीं है। उसकी वजह है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। जिसको 15,000 तनख्वाह मिलती थी, अगर उसका मालिक दयालु और संवेदनशील है, तब वो 2,000 3,000 रुपया मालिक से प्रतिमाह पा जा रहा है। जो विद्यालयों में शिक्षिकाएं थी या शिक्षक थे निजी विद्यालयों में,
उनको कोई भी वेतन नहीं मिल रहा। तो जिस परिवार की 20,000 की आमदनी थी, आज उसकी आमदनी 4,000 और 5,000 रुपए पे आ गई। बच्चों का पेट पालना मुश्किल है और व्यवसाय इस लगातार लॉकडाउन से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। और जो एक आपने अपने सवाल में जो कहा था और शुरुआती भूमिका में जो बात कही थी, इस कोरोना को प्रशासनिक चातुर्य और प्रशासनिक कौशल दिखाने के बजाय इसको पुलिस राज बनाने का एक काम किया गया। नहीं, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी मैं एक प्रश्न जोड़ना चाह रहा था कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का फेलियर लगातार सामने आता रहा, हमारे शहर में जो ट्रॉमा सेंटर बन के खड़ा हुआ है जिसमें 120 लाख रुपए की लागत लग चुकी है और अभी तक भी वो सुचारू अवस्था में नहीं आ सका है। उसमें ना तो डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पर मेडिकल कर्मचारी हैं, ना वहाँ पर टेक्नीशियंस हैं। तो पिछले 5 साल से अगर वो धूल फांकने के लिए बनाया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार विवश है। नहीं, सरकार विवश नहीं है, सरकार की दृष्टि ही संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील सरकार जनता के दुखों और समस्याओं के प्रति समझना ही नहीं चाह रही है। उसका रवैया उपेक्षा का है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जिस स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, ये मिनी ट्रॉमा सेंटर मेरे कार्यकाल में पास हुआ था। आज तक इस मिनी ट्रॉमा सेंटर में पूरा स्टाफ नहीं मिल सका। जिला चिकित्सालय के कुछ शिक्षक अस्थायी तौर पे जाकर के वहां चला रहे हैं। मिनी ट्रॉमा सेंटर पूरी तरीके से मिनी ट्रॉमा सेंटर तरीके काम नहीं कर रहा। महिला चिकित्सालय की नई इमारत बनी थी जो मेरे कार्यकाल के दौरान पूरी तरीके से तैयार होकर के जिला स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। आज तक महिला चिकित्सालय उसमें स्थानांतरित नहीं हो पाया। सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में पिछले कई सालों से वेंटिलेटर आकर के रखा हुआ है। वेंटिलेटर के लिए स्टाफ नहीं है। जब कोरोना को लेकर के प्रशासन इतने संवेदनशीलता का और शासन इतनी संवेदनशीलता का नाटक करता है तो यह बात भी विचारणीय है कि क्या अस्थायी तौर पे ही सही वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ सुल्तानपुर में नहीं होना चाहिए था। आज किसी कोरोना के मरीज को अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए तो उसको लखनऊ भेजा जाता है। यह संसाधनों का, जनता के कीमती धन का इसका दुरुपयोग है और शासन की वो उस दृष्टि को साफ करता है कि जिसमें सरकार सिर्फ बोलना चाहती है, काम नहीं करना चाहती। इसमें सरकार की एक और असफलता के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से ट्रेनों को कोरोना काल के समय में बंद कर दिया गया और प्रवासी मजदूरों को वापस घर लौट करके आने में समस्या होती रही। सुल्तानपुर के इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर की तरह वापस लौटना चाह रहे थे। कुछ लोग बंबई से, कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग बेंगलोर से। उन सभी को आने में कष्ट होता रहा। उसके बाद भी रेलवे वापस से अपनी भूतपूर्व स्थिति में जिस तरीके से चल रही थी अभी चलना शुरू नहीं हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में ये ऐलान कर दिया कि रेलवे प्राइवेटाइज होगी। पहले रेलवे को क्या जिस तरीके की स्थिति में पहले चल रही थी उसमें चलाना जरूरी है या फिर उसे प्राइवेटाइज करना पहले जो है ज्यादा जरूरी था इनके हिसाब? मैं थोड़ा लंबा जवाब हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है एक चीज बता देना प्रासंगिक होगा। बिल्कुल। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था ओ डार्लिंग ये है इंडिया। ओ डार्लिंग ये है इंडिया, उस पिक्चर का ये पूरा थीम था कि आज जो भाजपा के बड़े समर्थक अभिनेता है श्री अनुपम खेर उस पिक्चर में एक प्रमुख भूमिका में थे। कि एक सरकार कुछ लोगों द्वारा साजिश करके बनाई जाती है और वो मंत्रिमंडल ये अंत में पास करता है कि चूंकि देश चलाना और देश को में व्यवस्था कायम करना अपने आप में बड़ा दुरूह कार्य है तो क्यों ना पूरे देश को ही किसी निजी कंपनी के हाथ में दे दिया जाए चलाने के लिए। तो आज ये सरकार ओ डार्लिंग ये है इंडिया फिल्म को सही तौर पे इस देश में लागू करने का काम कर रही है। ये सरकार निजीकरण की सरकार है, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार सांप्रदायिक सौहार्द की विरोधी सरकार है, ये सरकार मजदूरों और किसानों का अहित करने वाली सरकार है। ये सरकार अगर साफ साफ कहा जाए तो जो अरबपति या खरबपति व्यापारी है और उसमें भी कुछ खास व्यापारियों को खरबपति से उसके आगे की भी जो स्थिति होती हो, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी वो देश में तो नहीं लागू होती दिखाई दे रही है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश के एक उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी जी जो आज 2014 में भारत दुनिया के 100 बड़े उद्योगपतियों में भी नहीं आते थे,
आज दुनिया के चौथे नंबर के रईस हैं। वो पैसा कहां से आया है इस बात को पूरा देश जानता है, और पूरे देश को इस बात को नहीं भी जानता है तो जानना भी चाहिए कि पैसा भारत की सरकार ने भारत की जनता की गाढ़ी कमाई को येन केन प्रकारेण श्री मुकेश अंबानी, श्री अडानी और ऐसे तमाम उद्योगपति घरानों को हस्तगत कराने का काम किया। अंत में एक लोकल मुद्दे पे छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूँ। सुल्तानपुर के नाम को पुष्पभवनपुर करने पर एक बड़ी चर्चा सी चल रही है। इसमें हमारे लोकल विधायक भी हैं, वो भी काफी अग्रसर रहते हैं। तो क्या लगता है कि ये नाम बदलने से हमारा सुल्तानपुर विकासशीलता की तरफ बढ़ने लगेगा? ये विकासशीलता की दृष्टि नहीं है, ये मैंने जो पहले भी कुछ देर पहले कहा था आपसे चर्चा के दौरान, ये हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की नीति है। अब आपको मैं बताता हूं, सुल्तानपुर, सुल्तान शब्द है उर्दू का, पुर जो है वो हमारे यहाँ संस्कृत से किसी भी नगर को या किसी भी क्षेत्र को या किसी भी एक सीमित क्षेत्र को पुर कहा जाता है। यानी उर्दू और संस्कृत के सम्मिश्रण से जो नाम बना हुआ है वो सुल्तानपुर। अब उसको हटा करके आप जमीनी तहजीब को एक करने का काम करने का जो ये काम, मेरा यही कहना है कि इस देश में जो अब इस देश की संस्कृति है, आज इस देश में करीब करीब 15% से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है, अल्पसंख्यकों में अकेले मुसलमानों की। आज उस आबादी को आप शासन की ताकत के दम पर संविधान में मनमाने संशोधन करके उनकी आवाज को, उनकी संस्कृति को और उनके मूलभूत अधिकारों को दबाना चाहते हैं। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको जयंत कहूं या राजू कहूं, आप मुझे भैया कहें या सर कहें, इससे मेरा चरित्र बदलने वाला नहीं है। पुष्पभवनपुर होने से नहीं बदलना है, फैजाबाद को अयोध्या होने से नहीं बदलना है, प्रयागराज को इलाहाबाद होने से नहीं बदलना है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर होने से नहीं बदलना है। अगर व्यवस्था में परिवर्तन चाहती सरकार तो फिर वो सरकार उन इलाकों का वहां की संस्कृति के हिसाब से विकास करने का और वहां पर परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। और मुझे इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि आज जो लोग इन ऐसे कुत्सित प्रयासों को देख करके अपने किसी धर्म का उत्थान इसमें देख रहे हैं या किसी धर्म की पराजय देख रहे हैं, वो किसी भी धर्म का उत्थान या पराजय हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन भारत देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ये काम आने वाले समय में इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। और जो लोग आज शांत हैं इन चीजों पे, उनको भी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी नए विषय पर। जय भारत, जय। नमस्कार।